नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज छत्तीसगढ़ का बजट आएगा और विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोपहर 12:30 बजे बजट को पेश करेंगे। और आज जब बजट आएगा तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी इस बजट के जरिए। आपको बता दें, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, खिलाड़ी हो, सभी को कुछ खास मिलने की उम्मीदें हैं इस बजट से। फिलहाल किसानों को भी लेकर चल रहे हैं सरकार में, इस बजट को जो लेकर आ रहे हैं, ऐसे में खास ये दिखा रहे हैं कि किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिला और बुजुर्ग, इन सभी को साधने की साफ कोशिश है। क्योंकि देखिए, आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी है, तो बजट उसी हिसाब से तैयार भी किया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब ये पिटारा खुलेगा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस पिटारे को खोलेंगे, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण आता है, कितना लोगों की उम्मीदें पूरी होती है। तो दोपहर 12:30 बजे सदन में ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश रहेगी और मोदी की गारंटी महिलाओं, किसानों और युवाओं पर खास फोकस रहेगा। क्योंकि देखिए, मोदी की गारंटी वाला ये बजट रहेगा। ऐसा पहले ही सीएम साय ने साफ कर दिया था कि मोदी की गारंटी को हम हर किसी हाल में पूरा करेंगे। फिलहाल बजट में सड़क, आवास, शिक्षा, सुरक्षा पर खास फोकस रहेगा। तो देखिए, बजट में मोदी की गारंटी दिखाई जाएगी। गरीबों, महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। 18 लाख के लिए आवास का वादा भी किया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख खर्च होंगे। और बजट का आकार बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा। प्रदेश में विकास का रोड मैप भी तैयार किया गया है। प्रदेश का जीडीपी दोगुना करने का टारगेट रखा गया है। यूथ को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, किसानों को क्या मिलेगा ये आपको बता देते हैं। कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चिराग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो देखिए, किसानों के लिए इस बजट में खास तरीके के इंतजाम, खास योजना। और अब देखिए क्या कुछ और अहम रहेगा, ये तो 12:30 बजे साफ हो ही जाएगा। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ की साय सरकार का ये पहला बजट, क्योंकि हर वर्ग को साथ लेने की कवायद है इसमें। और देखना ये होगा कितना क्या कुछ खास रहता है, किस वर्ग के नाम क्या इस पिटारे में निकलता है। विष्णुदेव सरकार का ये पहला बजट होने जा रहा है। सरकार बजट पेश करने जा रही है और सरकार के बजट से विकास की दिशा तय होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 2024-25 का बजट पेश करेंगे। क्या खास है बजट में ये आपको बता देते हैं। छात्रों के लिए बहुत कुछ खास होगा इस बजट में। तो देखिए, आज बजट पेश किया जाएगा और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। प्रवीण साहू, प्रवक्ता भाजपा, और सत्य प्रकाश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता। रविंद्र ब्रह्मे, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे सहयोगी राजेश निषाद रायपुर से जुड़ रहे हैं। पहले हम अपडेट ले लेते हैं अपने सहयोगी से, फिर हम अपने मेहमानों के पास रुख करेंगे। राजेश, क्या अपडेट है अभी? चलिए, राजेश के पास हम चलते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और पहले मैं चलना चाहूंगी रविंद्र ब्रह्मे जी आपके पास। अर्थशास्त्री होने के नाते कैसा बजट आप सोचते हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ मिलने वाला है और प्रदेश में कितना विकास हो सकता है इसके जरिए? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ की लगभग अभी जो जनसंख्या 3 करोड़ की जो जनता है, इसकी अपेक्षाएं बजट से जुड़ी हुई हैं। और ये बहुत देखने वाली बात होगी कि जबकि पूरा देश ये कहा गया कि अब अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है हमें, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का इसमें भी क्या योगदान हो सकता है। तो ये उस दिशा में जो हम अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ भी एक विकसित राज्य के रूप में उभर के सामने आए, तो इसमें ये एक ये विकास को आगे ले जाने वाला ये कदम हो सकता है, ये बजट। और इसीलिए इससे सभी की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात ये है कि आप जानते हैं कि ये जो हमारी
बड़ा जो हिस्सा है जनसंख्या का वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। लगभग 76% पॉपुलेशन हमारी ग्रामीण क्षेत्र में है, लगभग 3 करोड़ हम माने जनसंख्या से। तो उसमें आप देखते हैं कि वहाँ यानी चूंकि ज्यादा संख्या वहां पे रहती है, तो महिलाओं की भी संख्या ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, इस कारण या किसान तो है ही है और युवा भी हैं वहाँ पे, और इसके साथ शहरों की तुलना में वहाँ गरीबी भी ज्यादा है। तो ये जो बजट है, मैं ऐसा मुझे उम्मीद लगती है कि जैसे और पिछले भी बजट रहे हैं, ज्यादातर जो है ग्रामीण विकास में और कृषि में को ज्यादा एलोकेशन रहा है हर बजट में, और ये प्राथमिकता में रहा है सरकार की। कि होता ये है कि जो भी आपकी अपनी हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती है, तो बजट एक बहुत सशक्त माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप जो है उसका जो पुनर्वितरण करते हैं। जो आय बढ़ रही है उसका पुनर्वितरण आप जो है जो गरीबों के पक्ष में, या जो कि जिनकी आमदनी कम है, जो सीमांत हैं, उनके पक्ष में ये आय का वितरण किया जाता है। तो ये बजट ही एक इसमें महत्वपूर्ण उपकरण होता है राज्यों के पास कि वो समाज में जो है कल्याणकारी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके माध्यम से ये आपकी आय का पुनर्वितरण कर सके। चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। मैं सत्यप्रकाश सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि विपक्ष लगातार हमलावर रहता है, मेरा सवाल आपसे रहेगा जरूर, लेकिन हम उससे पहले एक टिप्पणी ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हैं, बहुत स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। प्रवीण जी, विपक्ष हमेशा ये कहता है कि रोजगार नहीं है, किसानों का भला नहीं हो रहा है। ऐसे में इस बजट के जरिए कहा जा रहा है कि विकास को एक नई दिशा दी जाएगी, क्या खास ला रहे हैं? प्रवीण जी, शायद आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज। मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ जी, अब बोले। मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले भारत माता की जय। जय छत्तीसगढ़। आपके समाचार के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इस प्रदेश का निर्माण हमने किया था और हम इसे संवारेंगे, इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो 3 से लेकर 18 तक हमको सेवा करने का अवसर मिला। जो बजट 2003 में 9,000 के ऊपर था, 83,000 तक हम लेकर गए थे, तो लगभग 9 गुना वृद्धि किया। चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं या स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूं, प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। उसी विकास की गाथा को दोबारा दोहराने वाले पिछले 5 वर्षों में जनता ने देखा। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, या कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे अस्पताल हो या अनेक निर्माण के क्षेत्र पर, सारे क्षेत्र में पाबंदियां लगाई जा चुकी थी। क्योंकि जितनी भी राशि है कांग्रेस के मित्र हमारे उसे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस परिवार के पास भेज रहे थे, और जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र का विकास होगा। चाहे उस शिक्षा की बात करूं, चाहे स्वास्थ्य की बात करूं, चाहे मैं रोजगार की बात करूं, तो आप आश्वासित रहिए। आज जो 12:30 बजे आदरणीय हमारा जो बजट प्रस्तुत करेंगे वो सर्वांगीण विकास के लिए होगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और निश्चित रूप से सबके सामूहिक रूप से हम आगे बढ़ने के संकल्प उसमें हम देख सकते हैं। चाहे वो मैं शिक्षा की बात करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे कार्यकाल में जब हम शिक्षा की बात करें तो पॉलिटिकल कॉलेज में बहुत जो है वहां पे संख्या कम थी। संख्या केवल 61 थी, उसको हमने बढ़ाकर 176 कर दिया। हमारे कार्यकाल में एमबीबीएस की सीटें केवल 2 थी शुरुआत में, बाद में हमने उसको जो है कॉलेज की बात करें तो 2 मेडिकल कॉलेज थे, उसको हमने बढ़ाकर 10 कर दिया। एमबीबीएस की सीटें जो केवल 100 थी, उसको हमने बढ़ाकर 1100 कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति निश्चित रूप से विकास की है। चाहे कृषि के क्षेत्र की बात करूं या युवाओं की बात करूं। और एक महत्वपूर्ण विषय मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम किया कि पूरे विश्व ने देखा कि पहली बार युवाओं को अपने मांगों को लेकर नंगा होना पड़ता। तो निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली घटनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में होती रही है, लेकिन विकास की गाथा का जो हमने गठन किया था, उस गाथा को हमने बढ़ाया था, उस गाथा को दोबारा रचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे कृषक के क्षेत्र में हो। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से जिस प्रकार हमने संकल्प किया है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हम धान खरीदारी करेंगे, तो उसके भी निश्चित रूप से इस बजट में प्रावधान मिलेगा। साथ ही महतारी बंधन योजना के माध्यम से प्रत्येक विवाहित जो महिला पात्र है उनके खाते में 1000 रुपए जाएगा। साथ ही रामला के दर्शन की योजना के माध्यम से बहुत सारे जितने योजनाओं को हमने कहा सब पर हम प्रतिबद्ध हैं। जिस प्रकार 25 दिसंबर का हमने डेट दिया था और कहा था कि 3716 करोड़ 2 साल का बोनस मिलेगा, तो जो हमने कहा वो हमने किया, क्योंकि हम प्रत्येक वादे के लिए प्रतिबद्ध है।
भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत निश्चित रूप से राष्ट्र के विकास के लिए है, और उसी नीति और नियत से निष्ठा से आज ये बजट प्रस्तुत होगा जो सभी के विकास की गाथा को गढ़ेगा। ठीक है, मैं अगले सवाल के साथ आपके पास आती हूँ। रविंद्र ब्रह्मे जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। देखिए, अगर हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें, पहले की सरकार और आज के वक्त में अगर देखें, क्योंकि हम अगर शुरू से लेकर अब तक का ग्राफ देखना चाहें तो ये ग्राफ किस ओर जाता नजर आ रहा है? जी, देखिए, जो पूरे आप राज्य की विकास की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ अभी कल इकोनॉमिक सर्वे आया है, आप देख सकते हैं। 6 पॉइंट लगभग आपकी 7% की आपके यहाँ ग्रोथ रेट है, और ये ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छी है। नेशनल एवरेज से हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है, पर थोड़ा सी जो ग्रोथ रेट हमारे यहाँ जो कम उसमें रही है सर्विस सेक्टर में, तो उसमें हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी अपने राज्य को जो राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है उसके करीब हमें लाना है। और इसके लिए ये अच्छी बात है कि जो है एक यदि रोड मैप बनाया जा रहा है, जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पूरे देश में जब 2047 के लिए रोड मैप बन रहा है, तो मैं ज़रूर छत्तीसगढ़ में ये रोड मैप होना चाहिए। और वित्त मंत्री ये बात कह रहे हैं तो ये बहुत ही स्वागत योग्य बात है, इसीलिए कि वित्त मंत्री जो है उनके पास प्रशासकीय भी अनुभव है, उनके पास जो है बहुत वो एक रचनात्मक सोच वाले प्रगतिशील हैं, कई नए विचारों के साथ काम करने वाले हैं। तो इस प्रकार के जो इनिशिएटिव हैं कि जो लॉन्ग रन स्ट्रेटेजी है, या ये कहना कि हम 5 साल में छत्तीसगढ़ की इनकम को दुगना हमें करना है, जीडीपी दुगनी करनी है, तो इस प्रकार का रोड मैप यदि आते हैं बजट में, तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात होगी। मैं सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूं और हम आपके पास लौटते हैं वापस। इस बीच विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, सीधी तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को। भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके, तो आपदा में अवसर ढूंढना, ये कोरोना काल की बात कह के बच नहीं सकते, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत रकम की बात होती तो अलग है, ये बहुत बड़ी रकम है। और नहीं चाहते क्या, आप चाहते क्या है मंत्री जी मैं उसको चाह रहा हूँ कि कमेटी बना करके उसकी जांच करे। चलिए मंत्री जी, क्या जांच करने के तैयार हैं? वो जांच करने के बाद माननीय सदस्य का बार बार आग्रह है, एक जिला का नहीं, 55 जिला का मामला। जवाब सुन लीजिए, जवाब जांच करा लेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच हुई है, जांच में पाया गया है कि नियमों का पालन नहीं किया है। पूर्व में एक जिले के शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय मंत्री जी, तो ये प्रश्नकाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बता दें, बजट 12:30 बजे पेश किया जाएगा, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, रविंद्र ब्रह्मे जी और प्रवीण साहू जी। मैं प्रवीण जी अब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपने अभी सुनाई होगा हमारे अर्थशास्त्री ये जो कह रहे थे रविंद्र जी कि अभी प्रदेश में कुछ ऐसी चीजें हैं क्योंकि इक्वालिटी के लिए काफी और विकास की जरूरत है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी अगर हम कुछ और मुद्दों को देखें, क्योंकि लोग पढ़ लिख कर बाहर जाना चाहते हैं या फिर पढ़ाई भी कभी कभी उनके हिसाब से नहीं हो पाती है, छात्रों की बात मैं कर रही हूं, तो उन छात्रों के लिए कहा जा रहा है इस बजट में बहुत खास चीजें हैं। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहले से नीति रही है कि हम युवा पर फोकस करते हैं। देखिए, मैं पूर्व की 15 वर्षों के हमारे सेवा काल का आपको जो मैं कुछ कार्य बताना चाहता हूं कि हमने ट्रिपल आईटी लाया, आईआईटी लेकर आया, एम्स हमने लेकर आया, तो निश्चित रूप से हमारी मंशा निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार दिखाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए हम लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। चाहे वो नए एम्स की बात करूं, चाहे शिक्षा की व्यवस्था के क्षेत्र की बात करूं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूं, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिस प्रकार हमने मेडिकल की सीटें बढ़ाई है, हमने जो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई है, नर्सिंग कॉलेज की संख्या हमने बढ़ाई है। तो लगातार चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, प्रत्येक क्षेत्र में हमने काम किया। और जिस प्रकार आदरणीय ओपी चौधरी जी स्वयं एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और लगातार उनका काम पूरे विश्व ने देखा है। जिस प्रकार नक्सल क्षेत्र की बात करें या प्रदेश के जिस प्रकार रायपुर जिले के कलेक्टर थे, तो नालंदा परिषद उनकी देन है। तो निश्चित रूप से जब ऐसे व्यक्ति के हाथ में मित्र की शक्ति आती है, तो ये निश्चित रूप से वो अपने कार्य को प्रदर्शित करेंगे बजट के माध्यम से।
लेकिन मैं आपको छोटा सा जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो है लगभग 19,000 करोड़ का आवंटन कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किया था। देखने में और सुनने में तो लगता है कि बहुत अच्छा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन सबसे अधिक आवंटन होने के बावजूद अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो पूरे प्रदेशों को मिला ले और पूरे यूनियन टेरिटरीज को मिला ले तो छत्तीसगढ़ का स्थान निचले से तीसरे पायदान पर आ रहा था। तो निश्चित रूप से पैसे का बंदर पाठ इन्होंने किया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अपने प्रत्येक वादों के लिए प्रतिबद्ध है। पैसे के बंदर बाट से देखिए, कांग्रेस महतारी वंदन योजना को लेकर हमलावर रही है, कहा है कि महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है इस योजना के जरिए। इसको थोड़ा सा बताइएगा जरा कि आप किस तरह से जवाब देंगे अगर ये सवाल आपके सामने खड़ा हो जाता है। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि पात्र महिलाओं के खाते में अगर 1,000 रुपए पहुंच रहा है तो क्या इसको ठगना कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। यह तो उनकी मंशा है कि कोई भी अच्छे काम का विरोध करे। क्योंकि एक और सवाल ऐड कर देती हूँ, माफ कीजिएगा, क्राइटेरिया इतने सेट कर दिए हैं कि कुछ महिलाएं शायद पात्र ना भी बन पाए अगर वो पात्र होने लायक हैं। इस तरह से कैसे सॉल्यूशन ढूंढिएगा? देखिए, इसके लिए एक नीति बनाई जाती है और जो भी तर्कसंगत नीति है अनुसार कार्य किया जा रहा है। तो जो भी महिलाएं पात्र होंगी उन पर निश्चित रूप से उनके खातों में प्रत्येक माह 1,000 रुपए पहुंचेगा। और देखिए, यही कांग्रेस की पार्टी जो लगातार कह रही थी कि कभी 1,000 रुपए नहीं देंगे, केवल खोखले वादे हैं। इस प्रकार 3716 करोड़ का हमने 2 साल का बोनस दिया। बोनस होने की बात तो ये लोग कह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो 2 बोनस देंगे। हमने तिथि तक बताई, उस तिथि पर हमने 3716 करोड़ रुपए दे दिया। वैसे ही महतारी वंदन योजना की हमने डेट तक बता दिया कि 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पात्र महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए पहुंचेगा। चाहे वो 31 रुपए प्रति क्विंटल की बात करें या प्रत्येक एकड़ में 21 क्विंटल की धान खरीदी, प्रत्येक वादों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं जो बोलते कुछ और है करते कुछ और है। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर था। मैं अगर बात करूं पिछले साल के बजट की, तो पिछले साल ग्रामीण विकास मंत्रालय में लगभग 10,000 करोड़ की राशि का आवंटन था, जिसमें आवास के लिए मात्र 3300 करोड़ का आवंटन था। और यही आवास के विषय में आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय टीएस सिंधे जी ने त्याग पत्र देते हुए कहा था कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों का घर नहीं बना। तो देखिए, आवंटन किया था बजट में, उसके बावजूद यदि डिप्टी सीएम को त्याग पत्र देना पड़ा तो निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि कांग्रेस की सरकार की विचारधारा क्या रही है। उनकी विचारधारा एक ही थी कि केवल भ्रष्टाचार ही उनका परम लक्ष्य था। लेकिन हमारा परम लक्ष्य इस मातृभूमि की सेवा है, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में विकास होगा। इस प्रकार मैं लौटती हूँ आपके पास कुछ और सवालों के साथ। रविंद्र ब्रह्मे जी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर मैंने आपसे सवाल किया था, कुछ जवाब बीच में ही छूट गए थे, वो जवाब भी पूरे कीजिएगा। और मेरा सवाल ये भी रहेगा कि किसानों की भूमिका एक महत्वपूर्ण रूप में देखी जाती है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कहा जाता है कि नींव ही किसानों से रखी गई है। हाँ जी, हाँ, जो है विकास में, और चूंकि हमारे यहाँ ये है कि बड़ी जनसंख्या कृषि क्षेत्र पे निर्भर है, पर हमारे यहाँ चुनौती ये है कि देखिए, यदि लगभग कृषि और एलाइड सेक्टर का भी आप देखेंगे सर्वे में तो 20% का योगदान है, और रूरल एरिया में 76% जनता रह रही है, तो लेबर लगभग 50% से ज़्यादा लगी हुई किसी क्षेत्र में। तो असल में चुनौती ये होती है कि विकास के साथ ये होता है कि जो कृषि का उत्पादन तो बढ़ता है, पर उसका अंशदान कम होता जाता है। ये डेवलपमेंट के साथ देखा गया है। पर इसमें दूसरी चीज भी ये होती है कि साथ ही साथ अंशदान, इसका जो है रिलेटिव शेयर कम होता है, पर इसमें जो निर्भर रहने वाली जनसंख्या उसकी भी जो निर्भरता है कृषि क्षेत्र में कम होती है। वो भी शिफ्ट, यानी जनसंख्या जो कृषि क्षेत्र में लगी है उसको दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट होना चाहिए साथ ही साथ। तो ये एक चुनौती बनी है कि हम किस प्रकार से जो है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को और सर्विस सेक्टर को जो है का विकास करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है जो कृषि जो उत्पाद हैं उनका कैसे हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, या जो है कुछ कृषि उद्योगों की या स्मॉल इंडस्ट्रीज की कैसे स्थापना कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन, ये चुनौती हमारे यहाँ ही सिर्फ नहीं है, ये चुनौती पूरे देश में है। और इसके लिए हमें जो एक लॉन्ग रन जो स्ट्रेटेजी लेके काम करना पड़ेगा कि किस समय से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है डेवलपमेंट के साथ वो अधूरा ना हो, पूरा हो, कि आय में यदि तुलनात्मक योगदान कम हो रहा है, साथ ही साथ जनसंख्या की निर्भरता भी कृषि पे कम होना चाहिए। क्योंकि इसीलिए ये कहा जाता है कि कृषि पे जो वेज रेट रहते हैं वो उतने नहीं रहते किसी से, और जो दूसरी जगह जो काम करते हैं वहां पे क्योंकि मजदूरी ज्यादा होती है, इसलिए विकास के साथ जनसंख्या का भी संक्रमण जो है वो कृषि से उद्योग और फिर सेवा क्षेत्र की तरफ होता है।
एक बात ये, दूसरी तो विकास के लिए मैं ये मेरी खास रुचि रहेगी, जब बजट आएगा तो मैं उसको देखना चाहूंगा कि जो है किस प्रकार से बजट में विकास के लिए पूंजीगत व्यय को एलोकेट किया जाता है। क्योंकि देखा गया पिछले 18-19 से लेके 22-23 तक की बजट यदि देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 4% के आसपास कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर रहा है। तो इससे क्या होता है कि पूंजीगत जो व्यय है वो विकास को बढ़ाने वाला होता है, वो निर्माण कार्य को बढ़ाने वाला होता है। उससे आप सड़कें और दूसरी चीजें बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। तो ये जो है इसमें एक सरकार कितना जो है पूंजीगत व्यय को बढ़ाती होगी। अब जानते हैं केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा जो है अपने पूंजीगत व्यय को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाया है। इस साल 11 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहा, पिछले साल 10 लाख करोड़ का था केंद्रीय बजट में। तो ये ऐसा एक, और उन्होंने एक रोड मैप भी दिया है कि कहाँ कहाँ से आप जो है सहायता पाके अपने राज्य में जो है इस प्रकार की निर्माण गतिविधि कर सकते हैं। या टूरिज्म के लिए खासकर कहा गया कि आपको ब्रांडिंग करनी है, टूरिज्म के लिए ब्रांडिंग करने की बात कही गई है। और तो ये चीजें जो हम किस प्रकार से अपने राज्य में जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि पहले भी बात हुई कि यदि इस प्रकार का यदि रोड मैप बनाया जाता है, एक रूपरेखा बनाई जाती है किस प्रकार से हमारा जो राज्य अगले 5 वर्षों में विकास करेगा, तो ये एक अच्छी बात होगी और राज्य उसमें चल के विकास करे जिसका कि लाभ यहाँ के रहने वाले लोगों को मिले, उनके जीवन स्तर में सुधार हो। ठीक है, चलिए लौटती हूँ मैं आपके पास। प्रवीण जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी अपने सवालों के साथ। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर जब हम बात करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ के लोग कई सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनसे वांछित रह जाते हैं, उनको नहीं मिल पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से, शहरी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी देने के लिए क्या कुछ ऐसा खास रहेगा? प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए आपको साधुवाद देता हूँ। इस प्रकार देखिए, ग्रामीण की अर्थव्यवस्था जो है, आपने कहा कि अगर तक अगर सुचारू रूप से अगर व्यवस्था नहीं पहुंची प्रांत की, तो अपनी फसल को वो पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो हमारी सरकार ने निश्चित रूप से, चाहे मैं अगर केंद्र की बात करूं तो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करने वाले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। लेकिन पिछली सरकारों की बात करूं तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट तो था, खर्चा भी हुआ, लेकिन कहीं भी विकास के कार्य नहीं दिखे, क्योंकि सारा पैसा जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लेकिन आप हमारे बजट पर देखेंगे, राशि का आवंटन भी होगा। और जिस प्रकार प्रदेश में अगर विकास की गाथा को देखते हैं, तो जितने भी पुल का निर्माण हुआ या जितनी भी सड़कों का मायाजाल इस प्रदेश में देखा है, लगभग 95% भाजपा के शासनकाल का है। तो चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात पूरे शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करने किसी ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में उनके व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के माध्यम से उनका राशि पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही लगातार जिस प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके पर वार्षिक रूप से जो राशि जा रही है, उसके माध्यम से भी किसान सशक्त हो रहे हैं। और लगातार इस प्रकार नवाचार हो रहा है, इनोवेशन हो रहे हैं किसान के क्षेत्र में। निश्चित रूप से ये सब प्रयासों के माध्यम से हमारा जो कृषक भाई है, वो हमारे विकास की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और आगे भी निभाते रहेंगे। ठीक है प्रवीण जी, मेरा एक और सवाल आपसे ही रहेगा, क्योंकि हम यूथ को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो रोजगार हो या फिर उनके क्षेत्र, कुछ छात्र होते हैं जो खेल में काफी ज्यादा रुचि रखते हैं, और खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है कि उनका सही तरीके से शिक्षण हो, उनको सही तरीके से ट्रेनिंग मिले, और साथ ही जहां वो ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां का डाइट अच्छा हो। तो इस क्षेत्र के लिए भी काफी सारी रणनीति तय करनी जरूरी होती है। निश्चित रूप से देखिए, लगातार मैं बात करूं तो हम केंद्र से प्रेरणा लेते हैं और राज्य में जब हमारी सरकार रहती है इसके हम इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी की केंद्र की सरकार आई है, तब से लगातार खेलों पर बहुत फोकस किया जा रहा है। चाहे खेलो इंडिया की बात करूं या अनेक योजनाओं के माध्यम से लगातार इस प्रकार आपने ओलंपिक मेडल्स या ओलंपिक मेडल के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स में लगातार मेडल इस प्रकार वृद्धि हो रही है। प्रमाणित करता है कि अगर नीति अच्छी हो, नियत अच्छी हो, तो निश्चित रूप से परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उसी रूप में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि खेल के क्षेत्र में लगातार काम किए जाते हैं और कामों को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आप प्रदेश में देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्टेडियम हो या अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का स्टेडियम हो, इसका निर्माण केवल भाजपा के कार्यकाल में हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने इस प्रदेश में कभी ध्यान नहीं दिया। तो चाहे मैं किसी भी खेल की बात करूं, चाहे क्रिकेट की स्टेडियम की बात करूं या हॉकी की, प्रवीण जी आप बने रहिए हमारे साथ, रविंद्र जी आप भी बने रहिए। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को हम जारी रखेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।